तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक, द टेलीफोटो लेंसेज, टेलीफोटो लेंसेज में जो टोटल डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस की जो होती है वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है, यानी कि दो लेंसेज होते हैं उसमें। तो ये जो आपका फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और ये आपका सेकंड है फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। ठीक है, तो जब आप इसके टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो इनके दोनों की फोकल लेंथ के टोटल एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाता है, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी 9:1 है, इंटरफेयर टू फ्रॉम फ्रिंजेस। ठीक है, ओके, फ्रिंजेस के इंटरफेयर है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज। देखिए, लेट बी कंसीडर, let the intensity let the intensity of the two lenses, ठीक है ना, जैसे कि वेव्स के फॉर्म में दे रखी है। पहला आपने मान लिया I1 एंड सेकंड आपने मान लिया I2। ठीक है ना, गिवन में क्या है, जो आपका गिवन में दे रखा है आपका I2 रेशियो I1। ठीक है, ये आपका दे रखा है 9 रेशियो आपका 1। ठीक, ओके, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं I2 इक्वल टू 9, ठीक है ना, I1। ठीक है, अब देखिए नाउ आप क्या करेंगे, इसके बाद आपका आ जाएगा आई मैक्सिमम, आपको रेशियो के फाइन में फाइन करना है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, तो आपने क्या किया, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आपका I2 माइनस अंडर रूट I1 का स्क्वायर। ठीक है, आपने इनमें वैल्यू पुट की है, आपने वैल्यू पुट की है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट 9I1 इसका स्क्वायर अपॉन आपकी वैल्यू आ गई अपॉन में 9 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आप क्या, सॉरी ये 9 बाहर आ गया। तो आपने क्या किया आपने लिख दिया 9, ठीक है ना, I1 हो गया, और यहाँ पर आपका सीधा ही सीधा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर हो गया। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 16I1 अपॉन 4I1 के इक्वल आ जाएगी। I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका I मैक्सिमम होगा, और I जो आपका मिनिमम के फॉर्म में होगा वो आपका होगा 4:1 के इक्वल। ठीक है, ओके, ये आपके रेशियो निकल गया। ठीक है ना, ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं हम। हमारे 4 ऑप्शंस हैं जिनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स होता है आपका, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE जो एक्सपेरिमेंट होता है आपका, YDSE एक्सपेरिमेंट्स, ये हमेशा इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या होते हैं, डबल स्लिट होती है आपकी इस तरीके से। ठीक है, इसके पीछे आपका क्या होता है, एक इसे आप आपकी डी होगी, आप इसको बोल सकते हैं स्क्रीन। 1 सेकेंड, एक बार ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होता है देखिए, ठीक है ना, ये आपकी होती है स्क्रीन, ये डिस्टेंस है, ये आपका है स्क्रीन, ये आपके दो सोर्स हैं, यहाँ पर आपका एक सिंगल सोर्स होता है जिसमें से इस तरीके से आपकी फ्रिंजेस निकलती है।
आपने ये पढ़ रखा होगा पहले भी, तो आपको पता है यहाँ पर जो फ्रिंजेस आपको मिलती हैं, एक डार्क फ्रिंजेस मिलती है, एक आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स को, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण होता है ये, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है व्हेन अ लाइट आर, ठीक है ना, डाइवर्ट इन ए शार्प कॉर्नर, यानी कि लाइट ट्रेवल्स करते हुए किसी शार्प कॉर्नर से टकराकर डाइवर्ट्स हो जाती है, वो आपका डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्या कहता है, जब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व होती है व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि ये कंपेरेबल होती है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट्स के होता है, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है हमेशा। प्लैंक कांस्टेंट इज द यूनिट्स ऑफ, अ प्लैंक कांस्टेंट इज द यूनिट्स ऑफ, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगुलर मूवमेंट, प्लैंक कांस्टेंट आपका होता है, इस ये रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो आपका होता है एल इक्वल्स टू आपका होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एल आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, NH/2 पाई होता है, ठीक है ना। 2 पाई आपका डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एन आपका इंटीजर नंबर होता है, ये भी आपका डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। ओके, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और तो ऐसे केसेस में आपका क्या जाएगा, जो डायमेंशन ऑफ आपकी एल होती है, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml² t-1, और h जो आपका आ गया वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया l के, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l की। तो ऐसे केसेस में जो कि h की भी डायमेंशन जो आपकी होगी वो किसके इक्वल होगी, ml² t-1 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये इसका इकाई हो गया। तो ये देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, h जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 की। क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, वो फोटोन इलेक्ट्रिकली आर, फोटोन जो होता है इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि देखिए जो फोटोन होता है, जो आप लिख सकते हैं, अ फोटोन इज डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, electric and magnetic field of medium and a disturbance, and a disturbance does not, ठीक है, does not carry matter, इसीलिए ये कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 23। 23 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, द वर्क ऑफ निकेल, यानी कि जो वर्क ऑफ निकेल क्रिस्टल्स होता है इन डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज, जो डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट्स में जो निकेल का वर्क होता है, निकेल एक क्रिस्टल्स होता है, उसका जो वर्क होता है वो एज अ डिफ्रैक्टर की तरीके से वर्क करता है, कैसे करता है, एक डिफ्रैक्टर्स की तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिहेव लाइक ए वेव होता है, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्यों ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डिफ्लेक्टेड होता है फ्रॉम द, डिफ्लेक्टेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा सकता है, डिफ्लेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द किसके, फ्रॉम द क्रिस्टल्स, इसे डिफ्लेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्रिस्टल्स, क्योंकि डाइवर्सन और गर्मर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब भी हम क्रिस्टल से किसी को डिफ्लेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड किया जा सकता है, किसी भी क्रिस्टल आयन से किसी भी पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। अनसर्टेनिटी सर्चेस बाय हाइगेंस, क्योंकि हमें पता है, हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, ये जो वेन हाइगेंस हैं वो अनसर्टेनिटी सर्च किया है, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग ने। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, देखिए अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है वो 10⁻³ सेंटीमीटर्स होती है, कितनी होती है, 10⁻³ सेंटीमीटर्स होती है, ओके, ठीक है। और इसकी मिनिमम रेंज ये होती है, और जो मैक्सिमम रेंज होती है, मिनिमम रेंज इसकी होती है 10⁻³ सेंटीमीटर, और जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज, जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है वो आपको मैं बताऊं कि 5 to 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो 10⁻³ सेंटीमीटर हो गया हमारा। 26 के बाद हम बात करते हैं 27 की। जो 27 क्वेश्चन है, इसमें अ न्यूट्रिनो इज एमिटेड इन, जो न्यूट्रिनो होता है वो एमिटेड होता है किसके थ्रू, ठीक है ना। ओके, देखो न्यूट्रिनो को इमिटेट्स करता है बीटा डिके, जब भी हमारे किसी भी पार्टिकल्स में, जैसे कि मान के चलिए 92U235 है, अगर इसमें से एक अल्फा डिके किया आपने, ठीक है, अल्फा, अगर आपने अल्फा डिके किया तो ये 90, आपका 90, तो अल्फा डिके करने के बाद आपका जो होगा, अल्फा डिके करने के बाद ये 90U231 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे ही 92U2 आपका 35, अगर आपने इसमें से बीटा डिके किया तो बीटा डिके करने के बाद आपको पता है कि जो बीटा होता है -1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 93U235 हो जाएगा, ठीक है बीटा। अब जैसे ही आपने 92U235 में से गामा डिके किया तो गामा डिके में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये 235 एज इट इज रहेगा। तो एक न्यूट्रिनो जो उत्सर्जित करता है वो क्या करता है, आपका बीटा डिके को, ठीक है ना, ओके, क्या करता है, बीटा डिके को करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 के बाद 28, क्वेश्चन नंबर 28, अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द लॉ ऑफ, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है ऑबिड द लॉ ऑफ, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, नंबर सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, नंबर थर्ड हमारा जो आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है, और नंबर फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब पर बेस्ड होता है, एक साथ होते हैं ये सारे, ठीक है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सब पर बेस्ड होंगे, ये सभी पर एक साथ होंगे। तो देखिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन है, केवल, यानी कि ओनली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओनली नहीं होता, ओनली द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, ओनली द कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं होता, द कंजर्वेशन ऑफ स्टैटिक्स होता है, एनर्जी होता है, चार्ज होता है, न्यूक्लियॉन्स होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, इन द फॉरवर्ड वाइज ऑफ पीएन जंक्शन, जो पीएन जंक्शन आपका होता है
यानी कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर से आपका पी टाइप्स, ठीक है, और एक आपका हो गया एन टाइप्स। जब आपने पी एन जंक्शन बनाया, पी एन जंक्शन, अगर फॉरवर्ड वाइज की बारे में बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा कि पी टाइप को आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, एन टाइप को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस लो होता है इन कंडीशन, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, तो सो करंट easily flow, easily flow, ठीक है। तो देखिए बेटा, नो करंट फ्लो ये गलत है हमारा, ठीक है। ओके, ओनली होल्स पी, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो आपका होता है इसमें आपके होते हैं होल, जो कि आपके पॉजिटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एन टाइप्स में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, आयंस बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। ओके, ओनली होल्स फ्रॉम पी रीजन एंटर इन एन रीजन, होल्स पी रीजन से एन रीजन में जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तभी आपके करंट्स आगे की तरफ फ्लो होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम एन रीजन, ठीक है ना, एंटर इन पी रीजन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन से एंटर होता है पी रीजन में, ठीक है। ओके, ऐसा ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरीज फ्रॉम ईच रीजन, जो मेजोरिटी चार्ज कैरी होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश, दोनों में बहुसंख्यक नहीं हो सकते, किसी एक में होता है, फ्रॉम ईच रीजन, ठीक है ना, दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा होते हैं वो दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब अग्र अभिनत में जिसमें ज्यादा होते हैं ये बात नहीं होगी, तो देखिए ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन एंटर इन पी रीजन, केवल एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है वो इस तरीके से दिया गया है कि द कॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन इज, जो जेनर भंजन का कारण है वो क्या है। देखो, हाई डोपिंग हो जाती है, हायर डोपिंग हो जाती है तो आपके ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है लो डोपिंग्स, तो जेनर ब्रेकडाउन्स नहीं होगा। लो डोपिंग्स में प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर एंड द थर्मल रेडिएशन, ये भी नहीं होता। हाई डोपिंग्स में जेनर ब्रेकडाउन्स के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं, स्पेशली डोप्ड, जो स्पेशली डोप्ड जो होते हैं विशेष रूप से अब मिश्रित होते हैं, उस पर भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 31, any full wave rectifiers in the put input frequency 50 हर्ट्ज, जो फुल वेव रेक्टिफायर्स है, फुल वेव रेक्टिफायर, देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, ठीक है ना, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर्स, इसमें क्या होता है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1/2 आउटपुट फ्रीक्वेंसी के, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। अब आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए देखिए आंसर, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, तो आपका जो आंसर आपको फाइंड होगा वो 100 हर्ट्ज फाइंड होगा, ठीक है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान से, ओबेनिस्ट इन कॉमन बेस्ड मोड, इन कॉमन बेस्ड मोड जो हो गया वो हम एनपीएन मान लेते हैं, एनपीएन मान लिया, ठीक है। एनपीएन जंक्शंस ले लिया हमने,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे? बेस। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये आपका बेस हो गया और ये आपका एमिटर हो गया, एक आपका कलेक्टर होता है, ठीक है ना? ओके, ध्यान से मैं इसे कॉमन में मान रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसे मैंने सेंटर में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने इसे दोबारा से इस तरीके से इसे भी कनेक्ट किया सेकंड फेज से। कोई प्रॉब्लम? ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना? ये आपका कलेक्टर है। अब देखिए, इसमें जो करंट्स आपको पता है कि इन कॉमन बेस्ड हो गया, इन कॉमन बेस्ड, ठीक है। मुझे पता है कि जो इसमें इस केसेस में इसमें जो करंट्स आपका जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो होगी, यानी कि डेल्टा ए ए इक्वल्स टू जो आपका होगा वो डेल्टा आई बी बेस प्लस डेल्टा आई सी के इक्वल होगा। तो जो आपका आई सी होता है, ठीक है ना, ये इन कलेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, आई बी आपको बेस को, इन बेस में करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बेस के करंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आई ए इमिटर्स को रिप्रेजेंट करता है, करंट इन इमिटर, इमिटर, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें जो डायरेक्शन ये होगी और इसमें भी जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी ये होगी, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ से ये लौट कर आएगा तो करंट जो बेस का करंट होगा वो अपने में चला जाएगा और जो इमिटर्स का करंट होगा जो इमिटर्स के लिए होगा इसमें इमिटर के लिए, ठीक है। तो वो आपका डेल्टा आई ए हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा आई सी हो जाएगा। अब आपको पता है करंट गेन हो रहा है, करंट गेन, और गेन करंट यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है कि करंट गेन अल्फा ट्रांजिस्टर इज, करंट गेन हो रहा है तो करंट गेन का फॉर्मूला होता है अल्फा ट्रांजिस्टर इक्वल्स टू आपका होता है, ठीक है ना, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। और जबकि मुझे पता है कि डेल्टा आई ई, देखिए डेल्टा आई ई इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल है, तो ऐसे केसेस में डेल्टा आई सी अपॉन आपने रख दिया डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ठीक है, ओके। और वैसे भी मुझे पता है कि डेल्टा आई सी इज लेस देन टू डेल्टा आई ई से इक्वल छोटा होगा, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये 1 से कम होगा, ठीक है ना, कैसा होगा, लेस देन 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ओके, द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल इज, देखिए जैसे तो साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स जो आपका होता है वो आपका 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। पर देखिए अब आप इसमें बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर्स में, तो माइक्रोमीटर्स में मैं बात करूंगा, तो माइक्रोमीटर्स अगर आप इसे लिखना चाहेंगे माइक्रोमीटर्स में, तो देखिए माइक्रोमीटर्स में जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर भी होता है, 0.001 माइक्रोमीटर तक चला जाता है ये, और 1 नैनो मीटर तक भी जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0.1 माइक्रोमीटर्स आपका है, जो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो बी होगा, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा हमारे सिलेबस को ज्वाइन करता है और सिलेबस को ज्वाइन करने के बाद जो भी बच्चा हमारे रेफरल कोड्स को या फिर हमारे प्रोमो कोड्स को यूज करता है, यानी कि मेरा जो प्रोमो कोड्स है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड्स यूज करते हैं, प्रोमो कोड अगर मेरा यूज किया आपने, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा आपके सिलेबस पर। मेरे प्रोमो कोड है JKM0102, ये राघवेंद्र पाराशर का प्रोमो कोड है, राघवेंद्र पाराशर, ठीक है, इंजीनियर राघवेंद्र पाराशर का ये प्रोमो कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा।
50% डिस्काउंट्स मिलेगा फुल सिलेबस पर। फुल सिलेबस पर आपको 50% डिस्काउंट्स मिलेगा। ओके। और जो भी बच्चे रेफरल कोड्स के बारे में मैंने बताया, जो रेफरल कोड्स अगर यूज़ करते हैं तो रेफरल कोड्स के लिए बेस पर उन्हें 5% और डिस्काउंट्स मिलेगा। और जो बच्चे हमारा चैनल को यूज़ करते हैं या फिर हमारे साइट्स को आप जाकर अपने ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नर्सिंग प्लक्सेस, नर्सिंग नर्सिंग प्लक्सेस के नाम से आपको ये ऐप मिल जाएगा। और इस ऐप को अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको कंपनी की तरफ से, ऐप की तरफ से 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट आपको ऐप की तरफ से मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी ऑफर चल रहा है आपका। कंपनी ऑफर्स जो आपके हैं वो 50% डिस्काउंट के हैं, ठीक। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को किसी भी तरीके से ये आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, उसे सेंड करना चाहते हैं, अगर वो भी ज्वाइन करता है तो आपको इसमें 100 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। 100 आपको कॉइन्स मिलेंगे और 100 कॉइन्स से आपका 85 रुपीज और डिस्काउंट हो जाएगा। 85 रुपीज डिस्काउंट। ओके। सो थैंक यू सो मच और ज्वाइन कीजिए। और इस बार एग्ज़ाम हम क्रैक करेंगे। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे एक दूसरे को अपने जितना भी हो सकता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लोगों को बताइए। और एक ही बार में एग्ज़ाम आप फाइट कर जाओगे, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। और गारंटी लेने के अलावा आपको बताया गया है, जैसा कि हमने अपने प्रमोशन में भी बताया, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, हम जो क्वेश्चन बताएंगे बस वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये 8-9 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उन्हें 100% फीस रिफंड होगी। इसीलिए बेफिक्र रहिए आप। और चांस एक ही मिलता है और मैं चाहता हूँ कि इसी चांस में आप पेपर को तोड़ दीजिए अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से। और थैंक यू सो मच।